हम लोगों का हमेशा उद्देश्य रहा है कि आपको अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत से जोड़े, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने देखा तो है पर उनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की है। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ आपको वो ऐतिहासिक विरासत की चीज़ें, वो संस्कृति, वो भारतीय सभ्यता, उनसे आपको जोड़ने के लिए आपको उनके बारे में बताता हूँ कि वो मेरी धरोहर हैं। भले ही हमारे संस्कृति मंत्रालय या आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा संरक्षित हैं, पर हमें जानकारी न होने के कारण जो है हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ पाते हैं, ऐतिहासिक विरासत से नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए कि हमें जानकारी नहीं रहती है। और चूँकि मैं प्रयागराज विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया और आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया, तो मेरा सब्जेक्ट भी जो है हिस्ट्री था और एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने पीजी किया था। भले ही मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, बीएससी मैंने किया था, पर मेरी इच्छा थी कि मैं अपने देश की संस्कृति के करीब आऊँ, और मैंने फिर इसीलिए पीजी जो है हिस्ट्री से किया और फिर एमफिल डॉक्टर प्रीतम अस्थाना के नेतृत्व में मैंने रिसर्च किया। और मैंने बहुत सारी अपनी जो ऐतिहासिक विरासत थी, संस्कृति थी, जो हमारी आध्यात्मिक धार्मिक महत्व की चीज़ें थी, उनके बारे में मैंने जाना समझा। और मैं आज आपको जो है एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे स्मारक के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग अभी अपनी जानकारी उतनी नहीं हासिल कर पाए। ये है, देखिए, 1876 में ये 1876 और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये राज्य की पब्लिक लाइब्रेरी है जो आपके देश में, आपके प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ये हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है प्रयागराज विश्वविद्यालय, उसके करीब ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो पार्क है उसमें स्थित ये जो लाइब्रेरी है, इसका निर्माण 1876 में हुआ था। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है, इसकी बिल्डिंग में आप देखिए तो ये 1876, और ये बहुत ही खूबसूरत लाइमस्टोन से बनी ये लाइब्रेरी। क्योंकि शायद जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं वो जानते हैं कि जो उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत था, उसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद जब स्थानांतरित हुई, तो जो सेक्रेटरी थे सदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के श्री एच.एम. बैटन, तो एच.एम. बैटन ने ये महसूस किया कि इलाहाबाद जो प्रयागराज इस समय है, ये बहुत ही प्रतिभा का केंद्र है, यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र रहते हैं, और बहुत सारे यहाँ बताते थे कि ज्ञान चौराहे पर मिलता है, हर चौराहे पर। तो उन्होंने जो है एक आवश्यकता महसूस की, और उन्होंने जो है ये जो प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी, इसमें एक पुस्तकालय की स्थापना के लिए पत्र लिखा, और 1863 में उनके लिखे पत्र पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो ये जो है 1863 में इस लाइब्रेरी की जो स्वीकृति थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जो है 1863 में जो है स्वीकृति प्रदान की गई। और 64-65 का जो बजट था उसमें 3600 रुपये जो है ये उसमें प्रावधान किया गया। 3600 रुपये बजट में इसकी स्वीकृति की गई, और फिर वो 3600 रुपये बजट के से ये इस जो राज्य की लाइब्रेरी थी, जिसमें ये था कि हम देश विदेश की जितनी भी जो किताबें हैं उनका जो है हम संग्रह कर सकें। और फिर ये जो 1864 में यहाँ एक लाइब्रेरी, जो ये चैथम लाइन थी, जो चैथम लाइन आज भी है, इसका नाम चैथम लाइन था, तो यहाँ एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। तो ये लाइब्रेरी ये ब्रिटिश पीरियड में, और फिर इसका भवन जो है
ये 1876 में बन के तैयार हुआ। इस पर देखिए डेट लिखी हुई है। ब्रिटिश पीरियड में जो भी भवन बनते थे उन पर डेट जरूर रहती थी। और ये जो है फिर लाइब्रेरी 1876 में ये बन के तैयार हो गई थी। 1878 में ये जो इसका भव्य भवन था इसमें ये स्थानांतरित कर दी गई। ये इसका भवन जो 1876 में पूरा हुआ था और 1878 में जो है ये लाइब्रेरी जो है ये अपने भवन में स्थानांतरित की गई। इसका जो डिज़ाइन था बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। और जो वास्तुकार थे आप देख सकते हैं इसके डिज़ाइन को। तो इसके डिज़ाइन को जो है जो उस समय के बहुत फेमस वास्तुकार आर रास्केल मायने जो है उनके द्वारा तैयार किया गया था। जो वास्तुकार ये गौथिक स्थापत्य शैली जो है उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और जो इसका निर्माण जो है, जो आपने देखा होगा बाबा विश्वनाथ का टेम्पल और आपने देखा होगा राम मंदिर। तो भगवान राम मंदिर में जो पत्थर लगा हुआ है, जो ये गुलाबी रंग का जो पत्थर है, ये पत्थर अपने ही देश में चुनार का है। ये चुनार के पहाड़ियों से ये पत्थर लिया गया है। तो ये विशाल लाइब्रेरी ये 1863 में 3600 रुपये के बजट से शुरू हुई थी। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इसलिए कि प्रयागराज को जो है बहुत ज्ञान का जो है स्थान माना जाता था, पवित्र ज्ञान माना जाता था। हम लोग भी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तो यहाँ कहते थे कि यहाँ ज्ञान हर चौराहे पर मिलता है। तो ये विशाल लाइब्रेरी आज भी संचालित है। इसमें पहले इसका जो नाम था वो थॉर्नहिल माइने मेमोरियल लाइब्रेरी था, जो अब राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया है। और इसका जो प्रशासन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, ये जो प्रबंध समिति है उसके अध्यक्ष हैं अपने कमिश्नर प्रयागराज मंडल, डीएम प्रयागराज मंडल और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर, शिक्षा निदेशक, नगर आयुक्त और मंडलायुक्त महोदय द्वारा जो मनोनयन 2 व्यक्ति और जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी के, ये इसका जो है संचालन करते हैं। और ये विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इस लाइब्रेरी को राजकीय लाइब्रेरी संचालित है। और इसका जो शुल्क है वो बहुत ही मामूली है। ये बहुत ही मामूली शुल्क पर यहाँ 100 रुपये शुल्क है। यहाँ की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा ये लाइब्रेरी में हमारे गुरुजी डॉक्टर गोपाल मोहन शुक्ला जी ये पुस्तकालय अध्यक्ष है और यहाँ की पूरी व्यवस्था देखते हैं। वैसे तो यहाँ की प्रबंधन के लिए जो है हमारे मंडलायुक्त यानी कमिश्नर प्रयागराज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जिसमें डीएम साहब भी हैं
और सर हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष भी हैं। पर जो इसका मेन जो कर्ता धर्ता है और जो उसको देख रहा है, इन्हीं के सुझाव से जो है ये इतना बड़ा अच्छा कार्य प्रयाग में चल रहा है। तो दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप उन छात्रों के लिए जिनके लिए उतनी सुविधा नहीं थी कि वो प्राइवेट लाइब्रेरी में जा सकें, और वो चाहते भी थे उनकी प्रतिभा को जो है, जो गांव देहात से आते थे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आए हैं, अपने माता पिता को छोड़ के आए, वो इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और ये बहुत ही जो है हमारे लिए उपयोगी है। और सर से मैं आया था यहाँ तो बाई चांस सर मिल गए, और मैं चाहता हूँ कि आशीर्वाद स्वरूप जो है दो शब्द जो है आप सर थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें। इस पुस्तकालय का शुभारंभ ब्रिटिश काल के दौरान हुआ। जब हमारी राजधानी आगरा से इलाहाबाद आई तो ब्रिटिश हुक्मरान के मन में ये विचार आया कि एक ऐसी स्थान होना चाहिए इलाहाबाद में जहाँ पर वो अपनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकें, जहाँ पर वो पठन पाठन की अभिरुचि को पूरा कर सकें। इसके साथ ही आगरा से जो बहुत ही वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स प्रयागराज आए थे, उनको एक ऐसा स्थान की ज़रूरत थी जहाँ पर उनको संरक्षित किया जा सके। इसी उद्देश्य से तत्कालीन गवर्नर को ये प्रपोजल यहाँ से भेजा गया, और 1863 में इस प्रपोजल को तत्कालीन जो गवर्नर थे ब्रिटिश शासन में, उन्होंने इसे स्वीकार किया। 1864 में इस पुस्तकालय का श्री गणेश हुआ। और यहाँ पर मैं एक उल्लेखनीय बात का जरूर हवाला देना चाहूँगा कि आरंभ में यह पुस्तकालय यहाँ पर शुरू नहीं हुआ। इसके पहले इस पुस्तकालय का शुभारंभ होली ट्रिनिटी चर्च और गवर्नमेंट प्रेस परिसर में इसका संचालन हुआ। लेकिन 1878 में यह पुस्तकालय भवन बनकर तैयार हुआ और इस पुस्तकालय को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। अक्सर मेरे पास जिज्ञासु आते हैं और वह यह जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि या सर ये इसके पहले चर्च था इसकी बिल्डिंग को देखते हुए। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह बिल्डिंग कभी भी चर्च नहीं थी, शुरू से ही यह बिल्डिंग पुस्तकालय के रूप में ही थी। और इस पुस्तकालय का नाम म्यो मायने मेमोरियल के रूप में जाना जाता था। म्यो और मायने दोनों ही ब्रिटिश सरकार में ICS के पद पर कार्यरत थे, और उन्होंने विभिन्न कालखंड में इलाहाबाद में अपनी सेवाएं प्रदान की। इसमें सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कहते थे कि इलाहाबाद में जो आज प्रयागराज है, ये तीर्थों का राजा तो रहा ही है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ ज्ञान चौराहों पर जो है मिलता है, नहीं हर चौराहों पे ज्ञान रहता है। हम लोग जब विश्वविद्यालय के छात्र थे, यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, हम लोग बहुत एक छोटे से जनपद इटावा से जो है एक संगम एक्सप्रेस आती थी, उस पर बोरिया बिस्तर बांध कर मेरे माता पिता ने भेजा था कि मैं इलाहाबाद जाके जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करूँ। तो यहाँ के बारे में सर पहले कहते थे, मुझे लगता है आज भी है कि यहाँ ज्ञान चौराहों पर मिलता है, यहाँ चाय की दुकानों पर मिलता है, और यहाँ कॉफ़ी हाउस पर ज्ञान मिलता है। तो मुझे लगता है तो उस ज्ञान को जो है, जो हमारे उस समय ब्रिटिश के पीरियड के लोग थे, उन्होंने समझा और उन्होंने इस पुस्तकालय की सर स्थापना की। ये सच है सर? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी यहाँ पर, मैं भी बहुत ही उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके को बिलोंग करता हूँ, उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन को। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने पाया कि चाय की दुकान वाला, सब्जी वाला भी कभी कभी सजेस्ट कर देता है कि हिस्ट्री के लिए आप किसे पढ़ लीजिए, GS के लिए आप किसे पढ़ लीजिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये भी सर कह देता होगा कि इतने फला कमिश्नर DM मेरी चाय की दुकान पे पीते थे यहाँ। जी वो हमारे यहाँ बैठ के चाय पीते थे। तो इस तरह की ढेरों ऐतिहासिक स्मृतियाँ इलाहाबाद की विभिन्न इस तरह की दुकानों से जुड़ी हुई हैं। एक और उल्लेखनीय बात मैं बताना चाहूँगा कि आरंभ में इस पुस्तकालय में इंडियंस का प्रवेश वर्जित था। केवल ब्रिटिश हुक्मरान और उनके अधिकारी ही यहाँ पर आ जा सकते थे और अपनी पठन पाठन संबंधी गतिविधियों को पूरा कर सकते थे। जी सर। लेकिन उसके पश्चात फिर इसे आम जनता के लिए खोला गया। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का श्री गणेश इस पुस्तकालय से हुआ। अर्थात उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस समय की, उसकी पहली बैठक 8 जनवरी को यहाँ पर 8 जनवरी 1887 को इस पुस्तकालय में संपन्न हुई थी। यह बात अलग है कि उस समय इस लेजिस्लेटिव असेंबली में केवल 7 मेंबर ही थे। जहाँ तक वर्तमान समय की बात है तो यह उत्तर प्रदेश ही नहीं,
इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व की एक वाइब्रेंट पब्लिक लाइब्रेरी में से एक है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, देश के विभिन्न प्रांतों और विदेशों से शोधार्थी और जिज्ञासु पाठक यहाँ पर इस पुस्तकालय का प्रयोग करने आते हैं। ऐसा कोई भी पाठक बाहर जो कि भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास पर शोध कर रहा होता है, उसके लिए यह पुस्तकालय अत्यंत उपयोगी होता है। यहाँ पर मैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी को कोट करना चाहूँगा। एक जगह वो कहते हैं कि इतिहास के अगर किसी भी प्रोफेसर या किसी अध्येता ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और उसने ये मान लिया है कि उसका स्वाध्याय अब संपूर्ण हो गया है और उसने यदि इस लाइब्रेरी को विजिट नहीं किया है तो उसे ये मान लेना चाहिए कि उसका अध्ययन अभी अधूरा है। इसी कड़ी में मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी को भी कोट करना चाहूँगा कि वो जगह कहते हैं कि मैं जब बाहर जाता हूँ और मुझसे लोग कहते हैं कि आप प्रयागराज को बिलोंग करते हैं, जहाँ पर गंगा यमुना त्रिवेणी का संगम है, और हमसे लोग पूछते हैं कि गंगा और यमुना तो दृश्य है परंतु त्रिवेणी दिखाई नहीं देती है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि दिस इज़ द प्लेस वेयर त्रिवेणी इज। ये वह स्थान है जहाँ पर सरस्वती विद्यमान है। तो इस तरह के ढेरों स्मरण हैं जो इस लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं। अभी भी है पुस्तकालय के कलेक्शन में 1.25 लाख का कलेक्शन है। हम सभी विषय क्षेत्रों पर अपने पाठकों को पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स उपलब्ध कराते हैं। बड़े पैमाने पर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स की उपलब्धता हमारे यहाँ रहती है। और इस दौरान हमने कोशिश की है कि इस पुस्तकालय को तमाम अच्छाइयाँ होने के साथ ही अभी तक हमारा एक छोटा सा ड्रॉबैक ये था कि वर्तमान समय में आईटी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा हम कमज़ोर थे, लेकिन विगत दिनों हमने अपने आप को आईटी के क्षेत्र में भी काफ़ी इनरिच किया है। और यह पुस्तकालय अब देश के महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में से एक है। और विभिन्न इस तरह के जो देश में सर्वेक्षण हुए हैं, हमें उसमें इंडिया के टॉप 10 पब्लिक लाइब्रेरीज़ में जगह प्रदान की गई है। आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपकी इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं सुधी पाठकों, बच्चों, छात्रों और सभी उम्र वर्ग के लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वह आएँ और इस पुस्तकालय के अपनी अध्ययन पठन पाठन अभिरुचि में इस पुस्तकालय का प्रयोग करें। हमारा और हमारे पुस्तकालय कर्मचारी गण का यह प्रयास रहेगा कि आपकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को हम पूरा करें। सर, मेंबरशिप की क्या प्रोसेस है जो लोग आना चाहेंगे? बहुत ही इसका सरलीकरण कौन से डॉक्यूमेंट और क्या बहुत ही सरलीकरण किया है। इसके पहले तमाम इस तरह की बाधाएं थी कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणीकरण, ये इन सारी चीज़ों को हमने डिमोलिश कर दिया है और सिर्फ एक आधार, अपने पहचान का प्रमाण और अपने पते का प्रमाण, 2 फोटोग्राफ और 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क 1 वर्ष के लिए लगता है। इसके माध्यम से कोई भी पाठक अपना पंजीकरण करा सकता है। यदि कोई भी पाठक घर के लिए पुस्तक इशू कराना चाहता है तो उसके लिए 500 रुपये, 1000 और 2000 रुपये का कॉशन डिपॉजिट होता है, जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल होता है। जबकि कोई पाठक चाहता है कि अब उसकी आवश्यकता पूर्ण हो गई है तो वह धनराशि चेक के माध्यम से संबंधित पाठक को वापस कर दी जाती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतना समय दिया। और सर, मेरा भी हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि जो हम अपनी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो आध्यात्मिक विरासत है, जो हमारी संस्कृति मंत्रालय द्वारा भले ही संरक्षित न हो पर जो हमारे सरकार द्वारा संरक्षित है, उनको हम आप तक पहुंचाएं। और जो हमारे विश्वविद्यालय जो परिवार है हमारा, चूँकि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है यहाँ छात्र हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनको यहाँ की उपयोगी जानकारी, या जो न्यूकमर्स हैं, ये विश्वविद्यालय ही नहीं, प्रयागराज एक ऐसी धरती है, ऐसा पावन सरस्वती माँ का जो है हृदय है कि यहाँ लाखों जो है अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने घर के कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपने माता पिता की सुविधा को छोड़कर, छात्रों चाहे छात्राएं हों, वो आते हैं और वो जो है यहाँ से देश के तमाम प्रशासनिक पदों पर जो है नियुक्त हैं और लगातार जो है यहाँ से निकल रहे हैं। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, उन छात्रों से, कि वो इसका लाभ उठाएं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास उतने संसाधन नहीं हैं और वो आके यहाँ लाभ उठाएं। और उनका यही आशीर्वाद है कि वो जो अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको साकार करें। और वो पढ़ते समय ज़रूर देखें कि उनके माता पिता ने कैसे उनको दूध बेचकर अथवा खेती करके
और वो उनकी वो पसीने की जो बूंदें हैं उससे जो वो पैसे जो कमा रहे हैं, वो जिस पैसे के लिए उन्होंने यहाँ भेजा है उस सपने को वो साकार कर सकें। और सर का जो है इसमें बहुत सहयोग है, क्योंकि इतनी देखिए न्यूनतम फीस 100 रुपये जो आज की तारीख में कोई महत्व नहीं रखती है, पर प्रतियोगी छात्राओं के लिए इसलिए महत्व रखती है कि मुझे लगता था कि मैं जब पढ़ता था, एमफिल कर रहा था, तो 5 रुपये ताजमहल का जो टिकट था उसको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करता था। तो मुझे पता है कि जो भी प्रतियोगी छात्र होते हैं उनके लिए एक एक रुपये की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए जो शुल्क उन्होंने रखा है बहुत ही कम रखा है। और सर से मेरी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि शुल्क जो है बढ़ता तो और सुविधाएं हो जाती, पर मैंने इसलिए नहीं बढ़ाया कि प्रतियोगी छात्राओं के लिए 100 रुपये बहुत बहुमूल्य छात्र, इसके लिए जो है मतलब बहुत बहुत सभी छात्रों की तरफ से सर, और मैं आप का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं सर कि आपने मुझे ये जो सूचनाएं थी, जो मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं उनसे जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाने के लिए आपने सहयोग दिया। सर मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मुझे लगा कि सर से एक बार बात की जाए, और ये चीज़ जो है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसकी जो मेंबरशिप है बहुत ही आसान है, आप कभी भी जो है 10 से 5 सर 10 से 1 के बीच में आके जो है आप इसमें मेंबर बन सकते हैं, और मैं तो आज ही बनूंगा। थैंक यू सर।